नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं और साइंस का लगभग ये सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है, इसके बाद आपका साइंस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले समझते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। जैव प्रौद्योगिकी यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैव मीन्स होता है जीव और प्रौद्योगिकी मीन्स होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों का उपयोग हो रहा है, यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का ये मिश्रण है। इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी जीवित चीज है, जैसे आपका बैक्टीरिया है, पौधा है, जानवर है या कोई भी उसका हिस्सा, इसके जब डीएनए में परिवर्तन करके, यानी कि कोई भी जीवित विषय वस्तु है, जैसे आपका बैक्टीरिया, पौधा, जानवर, उसके डीएनए में परिवर्तन करके जो कुछ उपयोगी चीज बनाई जा सकती है और उसका हम अपने दैनिक जीवन में या दवाइयों में, बेहतर बीज बनाने में, खाद्य बनाने में, इन सब में उपयोग करते हैं, इसी को कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। बैक्टीरिया है, पौधा है, जानवर है, इसके किसी हिस्से में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके डीएनए में चेंज कर देना, या जैसे पौधा है तो पौधा कम प्रोडक्टिव है, यानी कि कम उत्पादन हो रहा है, तो उसके डीएनए में चेंज करके उसको ज्यादा प्रोडक्शन के उपयुक्त बना देना। कोई बैक्टीरिया है वो हार्मफुल है, तो वहां पर उसका अध्ययन करना कि वो हार्मफुल ना होने पाए, यानी कि हमको उसको गुड बैड बैक्टीरिया से गुड बैक्टीरिया में ला देना। इस तरह से उसके डीएनए में जब हम चेंज करते हैं और उसको उपयोगी के अंतर्गत लाते हैं, तो इसी को कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। और ये जो डीएनए में परिवर्तन होता है, ये होता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग के तहत। ठीक है, प्रॉपर इसका एक इंजीनियरिंग होता है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के तहत जो है डीएनए में परिवर्तन होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कह देते हैं जैव प्रौद्योगिकी, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आ जा रही है, यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिश्रण होता है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि बायो ई थ्री में इस ई3 का क्या मतलब है। बायो ई थ्री स्कीम में या बायो ई थ्री योजना में ई3 का तात्पर्य क्या है। तो ई3 का तात्पर्य यहाँ पर है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बायो ई3 में ई3 का ही तात्पर्य है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बाकी इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। वर्तमान में भारत में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्य शामिल हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है कह सकते हैं, वो 12वां स्थान है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो बायो प्रौद्योगिकी है, इसको हम विभिन्न जगहों पर यूज करते हैं। जैसे हमने इसको चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में यूज किया, कृषि क्षेत्र में यूज किया, अंतरिक्ष क्षेत्र में यूज किया, ठीक है, कृषि क्षेत्र में यूज किया। तो जिन जिन क्षेत्रों में हम इनका यूज करते हैं, वहां पर एक कलर से इसको डिनोट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है अनुप्रयोगों का सप्तरंगी विस्तार। जैव प्रौद्योगिकी की विविधता को समझने के लिए, चूंकि ये बहुत विविध होता है, विविध का मतलब इसका जो प्रयोग है, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग काफी विविध है। कहीं हम चिकित्सा में उपयोग कर रहे हैं, कहीं हम कृषि में उपयोग कर रहे हैं, कहीं हम अंतरिक्ष में जाके उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विविध तरीके से हम इसको उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 8 तरीके का उपयोग और इसको 8 कलर से डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, 8 कलर, यानी कि अभी यहाँ पे सप्तरंगी देख रहे हैं, तो पहले 7 कलर था, अभी एक कलर और बढ़ गया है, तो टोटल अभी कुल मिलाकर 8 कलर हो गए हैं। तो इन कलर को जो है, इनका जो उपयोग है उस अनुसार से डिवाइड किया है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है अनुप्रयोगों का सतरंगी विस्तार। यहीं पे लिखा हुआ है विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को रंगों के आधार पर विभाजित कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा जितने भी उपयोग हम
बायोटेक्नोलॉजी का करते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी शाखा है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की है, और इसको डिनोट करते हैं रेड कलर से। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, किसी भी तरह का प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है। देखिए, जैसे मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का रेड कलर हो गया। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो कृषि और खाद्य सुरक्षा का यहाँ पर ग्रीन कलर होता है। ठीक है, हरे रंग से कृषि को डिनोट करते हैं, क्योंकि कृषि मीन्स पौधा होता है और पौधे का कलर हरा होता है, तो कृषि हरा हो गया, यानी कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, औद्योगिक उत्पादन को हम लोग व्हाइट कलर से डिनोट करते हैं, व्हाइट कलर से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कलर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिस किसी भी क्षेत्र से अगर प्रश्न बनता है तो उस क्षेत्र का आपको कलर याद होना जरूरी है। ठीक है, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी या बायो फार्मास्यूटिकल्स के नाम से जाना जाता है। इसका प्राथमिक ध्यान दवाओं, टीका, एंटीबायोटिक दवा और नैदानिक उपकरणों के विकास पर केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद में भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का नाम पूरे विश्व में इस समय फार्मा के लिए जाना जाता है। इंडिया बहुत सारे देशों को जो दवाएं हैं वो एक्सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा, अमेरिका वगैरह भी, चाइना वगैरह में भी, हालांकि चाइना में कम, लेकिन अमेरिका वगैरह में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर जो इंडिया की दवाएं हैं वो बेची जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर दवाएं बहुत सस्ती होती हैं और मास प्रोडक्शन यहाँ पर होता है दवाओं का, जेनेरिक दवाओं का। तो सस्ती होने की वजह से जो है काफी इनकी डिमांड रहती है। तो और जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो हम चाइना से मंगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी दवाओं को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो हम चाइना पे डिपेंड हैं। चाइना से हम उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको लेते हैं, और दवाओं का जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, और इसके बाद जो है हम दवाओं को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस समय जो है पूरा जो विश्व है वो यहाँ पे डिपेंड करता है फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बायो फार्मास्यूटिकल्स के नाम से को जाना जाता है, और इंडिया को उसमें काफी मान सम्मान मिला है। जैसे आईटी सेक्टर में भी मिला हुआ है, इसी तरह से बायो जो फार्मास्यूटिकल्स है इसमें भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत दुनिया का 60% से अधिक यहाँ पर दवाओं को पूरा करता है। टीका जो लगता है, वैक्सीन लगता है, इसकी मांग को भी पूरा करता है। यानी कि 60% से अधिक जो टीका लगता है, मांग है टीके का, जो दवाएं होती हैं वो इंडिया ही पूरा करता है। इसमें जीन थेरेपी, स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा जैसे उन्नत क्षेत्र शामिल हैं, जो आनुवंशिक विकारों और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के उपचार में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। अब ये जीन थेरेपी क्या है, स्टेम सेल अनुसंधान क्या है? तो जीन थेरेपी का मतलब होता है डीएनए जो होता है, डीएनए को ठीक करना, डीएनए या जीन को ठीक करना। जैसे किसी भी सेल में जो डीएनए उपस्थित होता है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो इसी को कहते हैं जीन थेरेपी। स्टेम सेल में जो नई कोशिकाएं बनती है इसी को कहते हैं स्टेम सेल अनुसंधान। इसमें नई कोशिकाओं का बनना होता है, इसमें नई कोशिकाओं को बनाना होता है। पुनर्योजी चिकित्सा में क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त अंग हैं, जो अंग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उस अंग को पुनः बनाना, इसी को कहते हैं पुनर्योजित चिकित्सा या रीजनरेटिव मेडिसिन। तो इन सब में जो है ये उन्नत क्षेत्र हैं जिनमें भारत का नाम चल रहा है, और इसके अलावा आनुवांशिक विकार और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के उपचार में भी इंडिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। और ये सब हो रहा है रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका कृषि और खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जो बढ़ रही जनसंख्या है पूरे विश्व में, इनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका जो मेन उद्देश्य है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन उद्देश्य है, ये फसल उत्पादकता को बढ़ाना और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित कृषि पद्धति को बढ़ावा देना। जैसे आपको पता होगा, पूरे विश्व में इस समय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और सब लोग, अभी देखो बहुत जगह पे लोग नॉनवेज भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। अगर नॉनवेज या मांस खाना कुछ परसेंटेज कम हो जाए तो कहीं ना कहीं लोग फसलों पर डिपेंड होंगे, यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, फसल उत्पादकता तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपूर्ति हो पाएगी। तो यही यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज ये उद्देश्य है, मतलब इस टेक्नोलॉजी का, कि नॉनवेज लोग कम खाएं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। मेन उद्देश्य ये है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का, कि फसल उत्पादकता को बढ़ाना और पर्यावरणीय रूप से
सुरक्षित कृषि पद्धतियों को अपनाना। सुरक्षित कृषि पद्धति का मतलब ये होता है कि ऐसी कृषि पद्धतियां जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, फसलों का, पेड़ पौधों का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, और प्रकृति या नेचर का नुकसान कम हो, जैसे मिट्टी कटाव या जो पानी का क्षरण वगैरह होता है, ये कम से कम हो पाए। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं भारत में बीटी कॉटन इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसने देश को कपास के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी बनाया है। भारत में बीटी कॉटन में आपको बता दूं कि ये एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है। जैसे कपास आपने देखा ही होगा, कपास जानते होंगे, तो कपास में एक बीटी कॉटन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इसमें क्या होगा, जो कपास का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। इसमें एक बैक्टीरिया यूज किया जाता है बेटी कॉटन में। ये जो बीटी आप देख रहे हैं, ये इस बैक्टीरिया का नाम है, बी फॉर होता है बैसिलस, और टी फॉर होता है थिंगर जेनिस। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है, इसी के नाम पर इसको बेटी कॉटन बोलते हैं। तो पूछ भी सकता है कि बेटी कॉटन जो कपास है, इसमें बैक्टीरिया यूज होता है, वायरस यूज होता है, तो इसमें बैक्टीरिया ही यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया ही यूज होता है। ठीक है। तो इसमें जो कपास में कीड़े लग जाते हैं, आपने देखा होगा कपास में जो कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े इसमें कम लगते हैं। इस टाइप का जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है, इसमें कीड़े कम लगते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे प्रमुख उदाहरण है जो अपने देश में बनाया गया है, और इसके उत्पादन और निर्यात में जो है कपास में इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्तमान में भारतीय वैज्ञानिक ऐसी फसलें विकसित करने पर शोध कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन, सूखा, लवणता या कीटों के प्रति अधिक सहनशील हो। जो भी प्रॉब्लम्स पौधों में आती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन चेंज होने से भी पौधों के उत्पादन में चेंज होता है। सूखा पड़ा तो कहीं ना कहीं, जैसे चावल है, चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अगर पानी बरसा नहीं तो चावल होगा नहीं। तो ऐसे चावल का निर्माण करना जिसको पानी की कम जरूरत हो। ठीक है। अगर कोई साल्ट वाला जमीन है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ जाए। कीटों के प्रति अधिक सहनशील हो, जो पौधे हैं जिसमें कीट लगते हैं बहुत ज्यादा, उनमें कीट ना लगे। तो इस कुछ तरह से यहाँ पर शोध चल रहा है। इसी को बोल देते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। यहाँ पर ये रंग याद रखिएगा, हरे रंग का। ठीक है। कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित है ये। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग औद्योगिक उत्पादन में भी होता है। औद्योगिक उत्पादन में कौन सा उपयोग है, इसको आप लोग देख लीजिए। यह शाखा औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए जैविक उत्प्रेरकों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है। मतलब जो औद्योगिक प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेसिंग जो होता है इंडस्ट्रीज में, उसमें वो और अधिक कुशलता से हो, माल वहां पे सस्ता निकले, टिकाऊ हो, मतलब काफी लंबा टिकने वाला हो, चलने वाला हो। इसमें ये क्या होता है, एंजाइम्स और सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसे औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब जब यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो गया, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजीज को बोला जाता है। इसके जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं, इसमें बायोफ्यूल, जैसे इथेनॉल हो गया। इथेनॉल से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप लोग जाने इथेनॉल को जो फॉर्मूला है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। तो ये C2H5OH, इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है। यह क्या है, यह एक जैव ईंधन है जो मुख्यतः पौधों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बनाया जाता है। जो पौधों से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके किण्वन से बनाया जाता है। जैसे आपने किण्वन देखा होगा, किण्वन क्या होता है, किण्वन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जैसे आपने अचार वगैरह अगर बनाया होगा कभी, तो आप देखते होंगे कि जो माएँ जो अचार बनाती हैं, बोतल लेके उसको ढक देती हैं ऊपर से, है ना? तो वही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वहां पर ये हो रहा होता है। तो यही है एथेनॉल C2H5OH। इसमें क्या होता है, इसमें जो अ, जैसे आपने अचार, जैसे आम आपने लिया, तो आम में जो कुछ शुगर होता है ना, इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको फ्रेगमेंटेड किया जाता है। इसी इसी से किण्वन बनता है, और यहाँ पर एनर्जी भी मुक्त होती है, CO2 निकलती है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। फिलहाल आप लोग इतना जान लें कि एथेनॉल का जो फॉर्मूला है, ये C2H5OH है। जैव ईंधन में इसका प्रयोग होता है, और इसका ये जो बनाने का, इसमें जो प्रयोग होता है इथेनॉल बनाने में, इसमें आपने गन्ना सुना होगा। गन्ने से काफी मात्रा में एथेनॉल निकाला जाता है। इसके अलावा मक्का से भी एथेनॉल बनाया जाता है, गेहूं से भी बनाया जाता है, धान का जो कूटन निकलता है या टूटन बोलते हैं उसको, वहां से एथेनॉल बनता है, या कृषि अपशिष्ट जो होता है वहां से भी एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है। चलिए,
कहाँ थे हम लोग? तो यहाँ पर पर्यावरण अनुकूल रसायनों का निर्माण, कागज व कपड़ा उद्योगों में प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पर, ये औद्योगिक क्षेत्रों में भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, ये व्हाइट कलर से शो होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू का मतलब समुद्र। समुद्र आपको पता होगा, समुद्र नीला ही होता है। ठीक है। तो नीला समुद्र, तो यहाँ पर ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हो गया। समुद्री और जलीय संसाधन, ये शाखा समुद्री जीवों और जलीय जैव विविधता के अन्वेषण और उपयोग पर आधारित है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल है, जहाँ अनगिनत सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे, मतलब छोटे मोटे जो शैवाल वगैरह होते हैं, वो पाए जाते हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके समुद्री स्पंज से कैंसर रोधी दवाएं बनाना, जलीय कृषि यानी कि एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना, समुद्री शैवाल से बायोफ्यूल प्राप्त करना संभव हो रहा है। भारत ने हाल ही में ओडिशा मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, तो इसको अभी आप लोग याद रखिएगा, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ कलर हैं और कुछ क्षेत्र हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। जैसे आपका ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका संबंधित है पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से। तो ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का कलर आपसे पूछ सकता है। तो ये होता है आपका ग्रे कलर। ठीक है। इसमें क्या होता है, तेल रिसाव को साफ करने वाले बैक्टीरिया या प्रदूषित जल का उपचार। इसके अलावा आपका गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, जो पूरी तरह से बायो इंफॉर्मेटिक्स और डेटा विश्लेषण से संबंधित है। अब ये बायो इंफॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इंफॉर्मेटिक्स में जो कंप्यूटर एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, जैसे डीएनए का विश्लेषण करना। जैसे डीएनए का विश्लेषण या डीएनए का जो सीक्वेंस चेंज या विश्लेषण जो होता है, एनालिसिस होता है, वो हम सीधे नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोड बना देते हैं, एल्गोरिदम बना देते हैं। ठीक है। तो वहां पर जब हम एल्गोरिदम के माध्यम से डीएनए विश्लेषण करते हैं, तो इसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स और डेटा विश्लेषण को समर्पित है, जहां कंप्यूटर विज्ञान का उपयोग करके जटिल जैविक डेटा जैसे डीएनए सीक्वेंस का विश्लेषण किया जाता है, वही जो मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा है आपका येलो बायोटेक्नोलॉजी। इसमें खाद्य उत्पादन और कीटों के उपयोग उपयोग से संबंधित है। ये खाद्य उत्पादन और कीटों के उपयोग से संबंधित है, येलो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। कानूनी पेटेंट और नैतिक पहलुओं का जो अध्ययन करती है, वो है आपका वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो कानूनी पेटेंट, अभी ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, कानूनी पेटेंट। ठीक है। वहां पर इसमें जो अध्ययन होता है, इसको कहते हैं वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट है आपका ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। इसका संबंध जो है, ये जैविक हथियारों और जैव आतंकवाद के विरुद्ध रक्षात्मक अनुसंधान से है। जैसे अभी जब कोरोना वायरस फैला था, कोरोना वायरस जो ही पूरे विश्व में फैला था, कोरोना 19, ठीक है, कोविड 19। तो इसको लोग कहते हैं कि ये चाइना से निकला था। ठीक है। चाइना प्रयोग कर रहा था, मतलब अपने लैब में टेस्ट कर रहा था, एक जैविक हथियार के रूप में इसको बनाना चाह रहा था। तो वहां से, उसके लैब से ये वायरस लीक हुआ और पूरे विश्व में फैल गया। वुहान शहर से निकला और पूरे विश्व में फैल गया। तो ये क्या है, यही ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी का संबंध जैविक हथियार और जैव आतंकवाद के विरुद्ध रक्षात्मक अनुसंधान से, यानी कि ये जो कोविड वैक्सीन आई, ये इसी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ऊपर, इसका शॉर्ट में मैंने एक टेबल भी आपको दे दिया है। अगर आप ऊपर की चीजों को ना पढ़ के सीधे ये टेबल देख लेते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। बाकी ये पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। जो भी छात्र नए हैं, सीरियसली लेखपाल क्रैक करना चाहते हैं, आप सभी लोग ओलंपिक स्टडी जो हमारा चैनल है, इसको फॉलो कर लें। और दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है, ओलंपिक स्टडी नाम से ही एप्लीकेशन भी है, इसको भी आप सभी लोग डाउनलोड कर लें। कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग इसका लिंक पा जाएंगे। ठीक है। और ये जो टेबल है, इसको भी आप लोग देखते चलें। लाल हो गया स्वास्थ्य एवं टीका से संबंधित, हरा हो गया कृषि से संबंधित, सफेद कलर हो गया आपका औद्योगिक से संबंधित, नीला कलर समुद्र से संबंधित हो गया, पीला कलर आपका जो है खाद्य एवं पोषण क्षेत्र से संबंधित हो गया, ग्रे आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, स्वर्ण यानी कि गोल्ड आपका बायो इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, वायलेट आपका जो है कानून नैतिकता से संबंधित है। कहते हैं ना, कानून को आपको वायलेट नहीं करना है। वायलेंट होता है कि वायलेट मतलब तोड़ना। कानून अपने हाथ में नहीं लेना, वायलेट नहीं करना है। तो ये आपका वैगनी कलर हो गया। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्कीम है, इसको भी आप लोग देख लें।
एक है बायो E3 जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, और एक है आपका बायो राइड। तो इन दोनों को फटाफट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे बायो E3 लिखा हुआ है, तो बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। और ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी मीन्स आर्थिक, पर्यावरणीय, और यहाँ पर रोजगार से संबंधित है। तो ये बायो E3 नीति है जो कि 2024 में आई थी। तो ये कब आई थी? 2024 में आई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत को उच्च प्रदर्शन बायो मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो एक लाइन में इसका उद्देश्य आप सभी लोग जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है बायो E3 का कि उच्च प्रदर्शन बायो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना। हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये बायो E3 का उद्देश्य है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो अर्थ है, ये जैविक प्रणालियों का उपयोग करके दवाओं से लेकर सामग्रियों तक का ऐसा उत्पादन जो कृषि और खाद्य चुनौतियों का समाधान करे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ये इसका अर्थ है। ठीक है। इस नीति के तहत 6 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों को आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप सब लोग पढ़ें समझें कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। फिर है आपका बायोराइड योजना, जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो राइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ये फुल फॉर्म है। बायो तो आप देख ही रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, राइड मीन्स रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये राइड का फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें, ठीक है। इसके बाद में सितंबर 2024 में ये भी आया था, बायोराइड भी आपका 2024 में ही आया था, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के विकास को गति प्रदान करता है। सरकार ने इस योजना के लिए 2021 से 22 और 25 से 26 के अवधि में 9,197 यानी कि 9,197 करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया था। ठीक है। और ये दो योजना है, कोई पूर्ववर्ती योजना है, दो योजनाएं हैं। जैसे आपका एक है अनुसंधान एवं विकास और दूसरा है उद्यमिता विकास। इन दोनों योजनाओं का ये एकीकरण है बायोराइड। ठीक है। बायोराइड दो योजनाओं का एकीकरण है। इसका जो उद्देश्य है, एक लाइन में आप लोग इसका उद्देश्य याद रखिए, ये जरूरी है। जैसे जो बायो E3 था, उसका था हाई परफॉर्मेंस, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था। हाई परफॉर्मेंस बायो, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। इसी तरह से बायोराइड का जो उद्देश्य है, ये है प्रयोगशालाओं में होने वाले शोध को बाजार के उत्पादों तक पहुंचाना। ठीक है। जैसे प्रयोगशाला में शोध ही सिर्फ ना हो, उस शोध के आधार पर डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो, नई चीजों का निर्माण हो, और उस निर्माण को बाजार तक पहुंचाया जाए, बाजार में बिक्री हो, लोग उसको बाई करें और वहां पर उसका उपभोग हो। ये इस योजना का उद्देश्य है बायो राइड का। ठीक है। प्रयोगशालाओं में होने वाले शोध को बाजार से लेके उत्पादों तक पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संस्थागत संरचना और मंत्रालय। अब इससे संबंधित जो कुछ संस्थागत संरचना वगैरह है, इसको हम फटाफट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास की जिम्मेदारी किसने ली? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि इसके लिए एक अलग विभाग का गठन किया है, जिसको कह देते हैं DBT, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, ये इसका संस्थागत संरचना है। और 1986 में स्थापित DBT यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग कब स्थापित हुआ था? तो 1986 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायीकरण के लिए देश का एक नोडल एजेंसी है। इसके बाद में DBT और ब्रिक का गठन। इसमें क्या है, जो भारत में महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रही हैं या बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही 14 महत्वपूर्ण संस्थाओं को एक कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 स्वायत्त संस्थाओं को
बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल काउंसिल यानी कि ब्रिक के अंतर्गत एकीकृत कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 14 संस्थाएं हैं, हालांकि ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखें। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ पर है? तो पुणे में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो मानेसर में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर है? तो आपका हैदराबाद में है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट मोहाली में है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल एंड रीजनल मेडिसिन कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में है। ट्रांस हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक तिरुवनंतपुरम में। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्फाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक ये आपका हैदराबाद में है। तो ये संस्थाएं हैं। हो सकता है अगर थोड़ा सा परीक्षा में प्रश्न कठिन बनाना हो तो यहाँ से भी एक आध इंस्टीट्यूट डाल दे और पूछ ले। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब जो है ये आपका ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित संस्थाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप हैं, सफलताएं हैं। इसको हम छोटे मोटे ही कहेंगे क्योंकि जो वैश्विक लेवल पर जैव प्रौद्योगिकी में काम हो रहा है वो अभी इंडिया में उस स्तर पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कुछ यहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ये बहुत छोटे स्तर पर मैं कह सकता हूँ। जैसे आपका इम्यूनो एक्ट है, CART, सेल थेरेपी। अब इसमें क्या हुआ है, पहली बार भारत में CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है, IIT बॉम्बे ने विकसित किया है, जो रक्त कैंसर के उपचार में जो है रक्त कैंसर के उपचार में ये उपयोगी होगा। क्योंकि अभी जो हम रक्त कैंसर में डिवाइस यूज करते हैं वो एक फॉरेन डिवाइस है और काफी महंगी पड़ती है। तो ये जो CAR-T सेल थेरेपी विकसित की गई है IIT बॉम्बे के द्वारा, ये रक्त कैंसर के उपचार में एक सस्ता विकल्प है। ठीक है, इसके अलावा पेप्ट्रिस है, इसने स्टार्टअप के क्षेत्र में AI का उपयोग करके दवा की खोज प्रक्रिया को तेज करने के लिए 70 करोड़ का इसने फंड जुटाया है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसके अलावा है रेवलेशन बायोटेक। यह कंपनी सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक आधारित फाइबर शुगर बेच रही है। यानी कि अपने इंडिया की कोई कंपनी है ये, रेवलेशन रेवलेशन बायोटेक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर फाइबर शुगर बेच रही है। ठीक है, इसके अलावा माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है, ये कोविड-19 के दौरान अपनी परीक्षण किटों के लिए काफी चर्चित रहा है। यह स्टार्टअप अब नैदानिक समाधानों पर कार्य कर रहा है। तो कुछ छोटे मोटे यहाँ पर आप स्टार्टअप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंडिंग और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए भी कुछ कार्य हुए हैं। जैसे आपका सीड फंड आया है, शुरुआती दौर के नवाचारों के लिए इक्विटी आधारित फंडिंग है। ठीक है, इसके अलावा एशी फंड है, यह फंड उद्यम पूंजी फर्मों को आकर्षित करके स्टार्टअप्स में निवेश की मात्रा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा लीफ फंड है। तो कुछ छोटे मोटे फंड गठित किए गए हैं प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग यहाँ पर आए, R&D करें, रिसर्च करें, इनोवेशन करें, लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाएं, अच्छे सामान पहुंचाएं। तो यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है इंडिया में जो R&D पे खर्चा होता है वो पूरी GDP का मात्र 1% के आसपास है। ठीक है, 1% भी शायद नहीं है। ठीक है, 1% भी नहीं है, उससे कम ही रहता है। कागजी कुछ और रहता है, एक्चुअल में कुछ और रहता है। प्रमुख अनुसंधान और उपलब्धियां अब हम देखते हैं फटाफट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये क्या है भाई? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? तो यह आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जेनेटिक प्रोजेक्ट है। 2025 की शुरुआत में इस परियोजना ने 10,000 पूर्ण मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा किया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, किसी जीव के DNA में उपस्थित सभी न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कोई जीव है उसका जो DNA है, उस DNA में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका नाम A करके है, T करके है, GC, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ATGC के क्रम को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मतलब उसके सीक्वेंस को निर्धारित किया जाता है। जो DNA में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके सीक्वेंस को निर्धारित करना ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया। और भारत में इस परियोजना ने 10,000 पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा किया है। अब ये कहाँ पर उपयोग होगा ये मेडिकल वाले जाने, हमको तो बस पढ़ना है। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000, ये याद रखना, अंक 10,000 पूर्ण मानव जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य, ऐतिहासिक लक्ष्य लिखा हुआ तो भाई इंपॉर्टेंट ही होगा। तो आप लोग ये संख्या जो है याद रखिएगा। इसका जो उपयोग है भविष्य में प्रिसीजन मेडिसिन विकसित करने में मदद मिलेगी, जो प्रत्येक व्यक्ति का आनुवंशिक बनावट के हिसाब से उच्च उपचार जो है वो सुनिश्चित करेगा।
इसके अलावा कृषि क्रांति, जैन एडिटिंग और जीएम फसलें। तो जीएम फसलों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके पहले जैन एडिटिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीन को ही एडिट कर देते हैं। जैसे जीनोम एडिटेड चावल, यानी कि चावल के डीएनए में ही परिवर्तन करके एक ऐसे चावल की प्रजाति विकसित कर देनी है जो अधिक उपज दे, अधिक प्रोडक्शन दे, अधिक उपज दे, और पानी वगैरह की जो मात्रा किल्लत होती है चावल उत्पादन में, वो दिक्कत ना हो यहाँ पर। यानी कि 20% अधिक उपज दे और जलमग्नता के प्रति सहनशील हो। यानी कि अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जा रहा है तो वहां पर भी वो उत्पन्न हो। अब ये बाढ़ग्रस्त के लिए है, और कहीं कहीं पर पानी कम हो तो वहां पर भी उपज हो। इस तरह की भी जीनोम एडिटिंग हो रही है। यानी कि दोनों तरह की एडिटिंग हो रही है। कहीं अगर बाढ़ आ जा रहा है तो वहां पे भी चावल होना चाहिए, और अगर कहीं बाढ़ नहीं आ रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, तो वहां पे भी चावल होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर एडिटिंग वगैरह हो रही है फसलों में। इसके अलावा जीएम सरसों है। सरसों में क्या होता है, हालांकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है मामला है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए है क्योंकि आप किसी भी चीज को एडिट करके उसके डीएनए में चेंज कर देते हो, उसका फिर आप प्रोडक्शन करते हो, और बिना उसको चेक किए आप मार्केट में लाओगे, लोग बाय करेंगे, तो खाने पर हो सकता है वो नुकसान कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चेकिंग होती है, प्रॉपर रिसर्च होता है, कई सारे यहाँ पर टेस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, अभी कुछ मैटर हुआ होगा, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन है ये सरसों। क्योंकि लोग तेल का उपयोग करते हैं, तेल खाते हैं, तो अगर तेल सही नहीं है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो फास्ट फूड मिलता है वहां पे भी तेल उपयोग होता है, तो वहां पर भी मतलब कहते हैं कि फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तेल कई बार उसको तला जाता है, तो वहां पर वो तेल खराब हो जाता है। तो इसी तरह से ये एडिटिंग के बाद में क्या ये तेल खाने योग्य है, इस मामला को लेके ये सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन है। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई ये पारंपरिक किस्मों की चावल से, पारंपरिक किस्मों का जो सरसों होता है उससे 28 से 37% अधिक पैदावार करता है। ठीक है, मतलब ये जो सरसों बनाया गया है इसके डीएनए में चेंज करके, जो पारंपरिक सरसों होती है, इससे लगभग 28 से 37% अधिक पैदावार देगा, जिससे खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। ठीक, इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, स्टैग्ड इवेंट्स, तो ये सब आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवा और बायोमेडिकल में नवाचार हुआ है। इसमें स्वदेशी एमआरआई स्कैनर बनाया गया है। नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत भारत ने अपना पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। टीबी उन्मूलन में, यानी कि टीबी मुक्त भारत, कृत्रिम यानी कि एआई का उपयोग करके 18,000 से अधिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ये जो टीबी के होते हैं उनको आइसोलेट करके सीक्वेंसिंग की गई है, ताकि दवा प्रतिरोधी टीबी का सटीक मानचित्रण कर सके वैक्सीन की अगली पीढ़ी। तो इसके बाद फिर आपका अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी आता है, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में पूर्ववर्ती क्लासों में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अक्टूबर 2024 में गगनयान मिशन और अन्य मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इसमें अंतरिक्ष की सूक्ष्म ग्रेविटी में मानव पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है। ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं, जैसे वहां पर ग्रेविटी कम होती है तो उसमें हमारा जो मानव शरीर है उसके डीएनए में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारी कोशिकाओं में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इनका अध्ययन करना है, ताकि लंबे समय तक अगर कोई अंतरिक्ष में रह रहा है तो वो फिर वापस पृथ्वी पर आए तो उसको अध्ययन किया जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, ओडिशा कॉरिडोर पर मरीन ओडिशा मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया है, जो समुद्री जीवों से सक्रिय यौगिकों की खोज पर ध्यान देगा। ब्लू इकोनॉमी में भी इसका योगदान उधर है। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन है, पर्यावरण को शुद्ध करने की शक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जो चीजें पर्यावरण में मौजूद है और नुकसान करती हैं पर्यावरण को, उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, बायो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यानी कि ऐसे प्लास्टिक को बनाना जो पौधों से बनते हैं। अब ये प्लास्टिक जब आप उपयोग करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा कार्बन उत्पन्न नहीं होगा, और इसके अलावा कुछ समय बाद ये पृथ्वी में मतलब अपघटित हो जाएंगे, डिग्रेडेबल हो जाएंगे। और ये नॉर्मल प्लास्टिक क्या होती है, कभी अपघटित नहीं होती है, ये हमेशा पॉल्यूशन के रूप में कहीं ना कहीं रहती है, पृथ्वी में दबती है, पौधों में जाती है, तो प्रोडक्शन भी कम कर देती है। तो यहाँ पर बायो रेमेडिएशन इसी को कहते हैं। ठीक है, नमामि गंगे मिशन के तहत 2024 से 2030 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिसमें
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ जैविक उपयोग और तकनीक का उपयोग ध्यान दिया जा रहा है। हानिकारक प्रदूषकों को नष्ट करना या कम विषैले रूप में बदलने के लिए सूक्ष्म जीवों, कवक या पौधों का उपयोग करती है। तो ये कुछ है बायो रेमेडिएशन के बारे में। इसको हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पिछली क्लास आप लोग देखिएगा, वहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, ठीक है? तो बाकी और जो चीजें हैं इसको मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दे रहा हूँ। क्लास को बहुत लंबा नहीं करना है मुझे, क्योंकि अब समय नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाकर किसी टॉपिक के बारे में पीएचडी की जाए। पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ से आप पढ़ाई कीजिए। पीडीएफ को आप प्रिंट करके निकाल के पढ़ सकते हैं या मोबाइल फोन से पढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ लेने के लिए कमेंट बॉक्स नीचे चेक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आप जो है जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।